तो तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी, तुम्हारी क्या पढ़ाई का प्रिपरेशन का तरीक़ेकार था। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कि पहली अटेम्प्ट में स्पेसिफिकली 4 पेपर्स कॉप करें। तो उस वक्त तुम्हारी क्या मोटिवेशन थी या तुम्हारे जहन में क्या प्लान था कि तुमने ग्रुप ए के 4 सब्जेक्ट से अपना कैफ स्टार्ट किया? तुमने उस वक्त अगर 4 पेपर पिक किए तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? आपकी मैंने ली थी क्लास पहली ओरिएंटेशन की। पहले से ही था कि 4 की मैं पहले दिन से ही लेके चला था। डिटेल में एक एक सब्जेक्ट के हवाले से जा रहा हूँ, किस तरह का ये पेपर है और तुमने इसको किस तरीके से प्लान किया? जो सवाल क्लास में टीचर करवा रहा है वो भी सारे एक दफ़ा खुद सॉल्व करते थे। सही। 50 में से 45 का कॉस्टिंग क्लियर है। 62 मार्क्स के बाद तुम श्योर थे कि ये निकल जाएगा या ये श्योर थे कि ये रुक जाएगा या 50-50? और हुसैमा, जैसा कि तुमने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि 4 पेपर्स में तुम अपेयर हुए थे कैफ के ग्रुप ए के, और माशाल्लाह तुमने चारों फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर, यानी कि बॉल जो है वो ग्राउंड से बाहर ही फेंक दिए तुमने पहली बॉल में। तो इसके लिए पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो तुम्हें भी, तुम्हारी फैमिली को भी। हुसैमा, डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी सीए के न्यू स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो आने वाले वक्तों में अपनी कैफ की पहली अटैम्प्ट या ग्रुप ए की पहली अटैम्प्ट देंगे, तो तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी, तुम्हारी क्या पढ़ाई का प्रिपरेशन का तरीक़ेकार था, उन चीज़ों से हम इन न्यू कमर्स को हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो उसामा, सबसे पहले तो अपने बारे में बताओ, जब तुमने पीआरसी क्लियर किया और तुमने क्या कहते हैं अपने कैफ के ग्रुप ए की सब्जेक्ट की सिलेक्शन की होगी, तो ऑब्वियसली तुम्हारे जितने भी सर्कल में लोग होंगे, आसपास के लोग होंगे, उन्होंने ग्रुप ए में 3 या 2 सब्जेक्ट उठाए होंगे। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कि पहली अटेम्प्ट में स्पेसिफिकली 4 पेपर्स कॉप करें। तो उस वक्त तुम्हारी क्या मोटिवेशन थी या तुम्हारे जहन में क्या प्लान था कि तुमने ग्रुप ए के 4 सब्जेक्ट से अपना कैफ स्टार्ट किया? जब मैंने ओरिएंटेशन क्लास ली थी कैफ की, तो उसमें भी ज़्यादातर बच्चे 3 पेपर ही ले रहे थे, जो मेरे दोस्त वगैरह जितने भी थे। इवन एज अ टीचर भी मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी पढ़ाई को प्रॉपर्ली बैलेंस करना है तो आपको 3 पेपर्स देने चाहिए। लेकिन तुमने उस वक्त अगर 4 पेपर पिक किए तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? आपकी मैंने ली थी क्लास पहली ओरिएंटेशन की, तो आपने ये कहा था कि अगर 4 पेपर अगर कोई ले रहा है तो उसको फिर डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा स्टडी के लिए। तो वो पीआरसी में भी मैंने 4 पेपर ही दिए थे एक साथ, तो फिर इस वजह से फिर मैंने 4 पेपर ही ऑप्ट किया। और तुमने डे 1 से जब तुम कैफ की मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करे तो डे 1 से ही था कि बस मैंने 4 की ही तैयारी करनी है तो 4 ही देने, या ये था कि मैं 4 उठाकर चेक करता हूँ, अगर मैनेज हो गया तो 4 दे दूंगा, अदरवाइज 1 ड्रॉप कर दूंगा? नहीं, पहले से ही था कि 4 की मैं पहले दिन से ही लेके चला था। जितना सब्जेक्ट वाइज जितना टाइम देना चाहिए उतना एलोकेट कर रहा था। तो जब लास्ट मंथ था उससे पहले मेरी एक दफ़ा मैं खुद भी कर चुका था पास पेपर्स वगैरह। अच्छा, जनरली जब स्टूडेंट मेरे पास कैफ में सबसे पहली बार कैफ की क्लासेस के लिए अपेयर होता है ना, तो मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि अगर आपने पीआरसी के 4 या 5 पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल भी लिए ना, तो ये समझ लें कि अभी सीए के हाथी की सिर्फ दुम निकली है, पूरा हाथी अभी रहता है। और सही मानों में जो आपकी सीए की जो स्टडीज़ है ना, वो स्टार्ट ही कैफ से हो रही है। पीआरसी इज़ बेसिकली एन असेसमेंट, एक जस्ट लाइक एन एप्टीट्यूड टेस्ट कि आप सीए करने के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं, तो आप एक पीआरसी में अपेयर होते हो और पीआरसी क्लियर करने के बाद एक तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी बन रही होती है। सही मानों में जो सीए की पढ़ाई, लाइक सीए की अकाउंटिंग, टैक्स, लॉ, ये सारे जो सब्जेक्ट है वो हमारे कैफ में स्टार्ट होते हैं, पीआरसी में बिल्कुल बेसिक से सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं। और तुमने सीए के बिल्कुल स्टार्ट में ही 4 सब्जेक्ट ऑप्ट किए पहले तो ये, फिर उसके बाद तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच थी, क्या स्ट्रैटेजी की थी? लाइक मैं डिटेल में एक एक सब्जेक्ट के हवाले से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जिनकी FAR 1 में 3-4, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 2 पेपर 3 पेपर निकाले, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मिल जाते हैं जिनकी FAR में 1 में ही 3-4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट लग गई, या बिजनेस लॉ में ही 2-3 अटैम्प्ट लग गई, टैक्स में 2-3 अटैम्प्ट लग गई। तो एक एक सब्जेक्ट वाइज अगर हम चलें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहले FAR 1 की बात करें तो FAR 1 एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। मैं चूँकि FAR 1 टीच भी करता हूँ, तो FAR 1 के डिफ़िकल्टी लेवल का या एग्ज़ाम पैटर्न का या एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन का मुझे आइडिया है, लेकिन मेरी जो भी सारी एक रीडिंग है FAR 1 के वाले से, वो एज अ टीचर है। एज अ स्टूडेंट तुम्हारा FAR 1 के वाले से क्या फीडबैक है? मुश्किल पेपर है, आसान पेपर है, किस तरह का ये पेपर है और तुमने इसको किस तरीके से प्लान किया? पीआरसी के बाद, क्योंकि पीआरसी में आईए MCQs बेस्ड है, तो ये मेजर शिफ्ट है FAR 1 में। एग्जैक्टली। तो इस वजह से बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता था ना, उसके बाद जितने पास पेपर्स या प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने होते थे ना, वो मैं सारे खुद ब खुद सॉल्व कर लेता था खुद। जो सवाल क्लास में टीचर करवा रहा है वो भी सारे एक दफ़ा वो भी खुद सॉल्व सारे एक करते दफ़ा थे? खुद। सही। तो एक दफ़ा वीकली रिवाइज हो जाता था टॉपिक के बाद ही फ़ौरन, जैसे ही टॉपिक एंड होता था उसके बाद फ़ौरन रिवाइज कर लेता। फिर इसके बाद जैसे ही 1-2 महीने गुजरे और कुछ टॉपिक्स पुराने होने शुरू हो गए, तो उनको फिर वापसी एक दफ़ा जो बेंचमार्क क्वेश्चंस थे उनको दोबारा सॉल्व कर लिया। तो जैसे ही पेपर्स के करीब आए तब तक भी वो जहन में थे और प्रैक्टिस थी उन पर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सवाल कि तुमने क्लासेस किस तरीके से ली थी? मतलब फिजिकली कैंपस में आके क्लासेस अटेंड करते थे या ऑनलाइन क्लासेस कवर करते थे? मैं 4 ऑनलाइन क्लास लेता था, 3 जूम पर और 1 रिकॉर्डेड था पूरा। सही, मतलब 3 की तुम लाइव जूम क्लासेस लेते थे और 1 तुमने रिकॉर्डेड से कवर किया था। आई गेस के 4 सब्जेक्ट्स तुम्हें मैनेज करने थे, तो तुम्हें टाइम को बड़ा इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना होता होगा, तो तुम ट्रैवलिंग टाइम वगैरह को इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते थे।
और इसी वजह से तुमने 4 सब्जेक्ट्स मैनेज भी किए। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं लेट्स से कि टेक्स्ट की बात करूँ, अब टेक्स्ट में मेरा जो एक व्यू है या जो पेपर का एग्जामिनर का पैटर्न है कि तकरीबन 50-55 मार्क्स हमारे न्यूमेरिकली टेस्ट किए जा रहे होते हैं, 40 से 45 मार्क्स थ्योरेटिकली टेस्ट किए जाते हैं। तो टेक्स्ट की कवरेज में तुमने क्या न्यूमेरिकल या प्रैक्टिस साइड पर ज़्यादा फोकस किया था, या तुम्हारी थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग थी, तुमने चीज़ों को मेमोराइज या रीडिंग भी किया था? टैक्स रिलेटिवली इजी पेपर है इन चारों में से, तो दोनों पे मेरा सही प्रैक्टिस थी, न्यूमेरिकल्स पे भी और थ्योरी बेस भी। तो जितनी चीज़ें जो मेमोराइज़ करने की थी वो मैं जो स्टार्ट के 2-3 मंथ्स थे तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था मेमोराइज़ करना। सही। तो थ्योरी एरिया भी स्ट्रॉन्ग था और न्यूमेरिकल भी स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, कॉस्टिंग के वाले से अगर मैं देखूँ तो जब ये आप लोगों के ऑटम 23 के अटेम्प्ट के एग्ज़ाम हुए थे, उसके बाद मेरी जितनी भी एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के दिन तक मेरी जितनी स्टूडेंट से वैसे ही कैजुअली बातचीत होती थी, तो सबका ये था कि सर FAR1 टेक्स्ट तो अच्छा हुआ है, मोस्ट लाइकली निकल जाएगा, लेकिन कॉस्टिंग जो है ना डिफ़िकल्ट पेपर आ गया था, कुछ कह रहे थे लेंदी था, कुछ कह रहे थे मुश्किल ट्रिकी पेपर था। और मेरा ख्याल है कि 10 में से 9 स्टूडेंट्स मेरा यही कह रहे थे कि सर कॉस्टिंग में हम श्योर नहीं है कि कॉस्टिंग क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट वाले दिन और रिजल्ट वाले दिन से लेकर अब तक जब हम तक ये डिस्कशन कर रहे हैं, मैं जितने भी स्टूडेंट से मिल चुका हूँ ना, उन सब का मुझे कॉस्टिंग क्लियर ही मिला है। लाइक मेरे पास अगर इस 1 से 2 दिन के अंदर कोई 50 लोग मिलने आए होंगे तो 50 में से 45 का कॉस्टिंग क्लियर है। तो ये थोड़ा सा मुझे कॉस्टिंग के हवाले से बताओ कि कॉस्टिंग का पेपर इस दफ़ा था कैसा? पेपर के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट जो मुझे मिले उनका यही फीडबैक था, सर पेपर मुश्किल था, तो वी आर नॉट श्योर कि पास होगा नहीं। लेकिन रिजल्ट के बाद मैं अब तक जितने लोगों से मिला हूँ, ज़्यादातर लोगों को कॉस्टिंग पास ही हुआ है। कॉस्टिंग के हवाले से क्या फीडबैक है? अगर पास पेपर्स के पैटर्न से देखें, जब से स्कीम चेंज हुई है इसके बाद से कॉस्टिंग का लेवल काफ़ी नीचे आ गया है। कैफ हेड के मुताबिक जब से कैफ 3 हुआ, कैफ हेड मुश्किल होता था, लेकिन कैफ 3 के जितने पास पेपर्स हैं ना, मार्च 22 हो गया, सितंबर 24, तब से रिलेटिवली इजी था कि प्रैक्टिस करने के बाद, रीजनेबल प्रैक्टिस के बाद 75-80% पेपर स्कोर हो जाता अचीवेबल था। लेकिन इस दफ़ा का जो पेपर आया तो यानी तुम्हारा भी फीडबैक है इस दफ़ा का पेपर मुश्किल था? हाँ, अगर पास पेपर्स के पैटर्न को देखें तो काफ़ी मुश्किल था, डिफरेंट था हाँ। पास पेपर के पैटर्न से। काफ़ी मुश्किल था, लेकिन पेपर में यही अप्रोच थी। जब पेपर में रीडिंग टाइम मिला और जब मैंने पेपर स्किम करा तो 6 पेज का तो पेपर था खाली, काफ़ी अच्छा। काफ़ी बड़ा था। 3 घंटे में मैनेज तो नहीं हुआ पूरा तो, लेकिन तो तुमने कितना अटेम्प्ट किया था? FAR1 टेक्स्ट कॉस्टिंग अटेम्प्ट कितना किया था? FAR1 मैंने 85 मार्क्स का किया था, टैक्स 100% किया था, माशाल्लाह। और लॉ 90, और कॉस्टिंग मैंने 62 मार्क्स का किया था। और 62 मार्क्स के बाद तुम श्योर थे कि ये निकल जाएगा, या ये श्योर थे कि ये रुक जाएगा, या 50-50? 50-50 पे था, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे थे जो मैंने अच्छे कर लिए थे कॉस्टिंग में, तो ये था कि 50 चांस कम था। लेकिन अच्छा, मैंने भी अपने CA फाइनल में एक पेपर होता है BFD का, तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन पेपर में अटेम्प्ट सिर्फ 65 मार्क का कर पाया था। 65 से ऊपर 35 मार्क में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था। तो सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैंने अटेम्प्ट सिर्फ 65 मार्क का किया था। और बस मुझे एक सवाल पे डाउट था कि यार ये सवाल सही हो गया तो मोस्ट लाइकली पास हो जाएगा, और अगर ये सवाल क्लियर नहीं हुआ, मतलब सही नहीं हुआ, तो रुक जाएगा पेपर। लेकिन फॉर्चुनेटली वो सवाल सही हो गए होंगे। तो 65 का मैंने BFD अटैम्प्ट किया था और 50 अचीव कर लिए थे। तो इसी तरीके से तुम बता रहे हो कि तुमने 62 का अटैम्प्ट किया था और ये पेपर क्लियर हो गया। जिसके बाद अगर मैं लॉ की बात करूँ तो लॉ पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ। उसके बाद फिर लॉ के 2 सब्जेक्ट्स ग्रुप A ग्रुप B में अलग अलग कर दिए, बिजनेस लॉ अलग कर दिया, कंपनी लॉ अलग कर दिया। जो मैं लॉ की क्लास आवर्स देखता हूँ या स्टूडेंट से भी जनरली पूछता हूँ, या जो भी मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है कि लॉ का कोर्स कंपैरेटिवली छोटा कोर्स है एज़ कम्पेयर टू टैक्स, एज़ कम्पेयर टू FAR1 कॉस्टिंग। लेकिन अगर छोटा कोर्स है तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट बहुत अच्छी कवरेज कर ले, क्यों उसका रिजल्ट 30% 40% के आसपास आ रहा है, उसका रिजल्ट 70-80% के आसपास आ रहा हो। तो छोटा कोर्स होने के बावजूद रिजल्ट कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट जैसा ही है, 30% 40% के आसपास। रीज़न जब स्टूडेंट से पूछते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिनेरियो बेस्ड सवाल या ड्राफ्टिंग का मसला हाईलाइट करते हैं। कुछ लोगों का थ्योरी रिटेन करने में भी थोड़ा मसला हो रहा होता है। बिजनेस लॉ के पेपर के हवाले से क्या फीडबैक है? क्या इसमें हमें लॉ के प्रोविजंस को रिटेन करना पड़ रहा होता है, या सिर्फ हम सिनेरियो बेस्ड सवालों को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो हम पेपर मैनेज कर सकते हैं, या दोनों का मिक्स लेके चलना पड़ता है? दोनों का मिक्स लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अराउंड 35-40% मार्क्स जो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिल्कुल जो आपको रिटेन करके जिसमें आपने प्रोविजंस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट ही करना, कुछ भी नहीं करना। सही। तो रिटेन होगा तभी लिख सकेंगे। तो 40% मेरे लिहाज से तो 40% मार्क्स ईजी हैं, ये ज़्यादा, इसमें कोई दिमाग ही नहीं चलाना। सही। और बाकी 60% जो है उसमें एवरेज राइटिंग स्किल होनी चाहिए एटलीस्ट। क्या आप, तुम्हारा बैकग्राउंड कैम्ब्रिज बोर्ड का था, या मतलब इंटरमीडिएट बोर्ड का था, या कैम्ब्रिज का? इंटरमीडिएट बोर्ड का था। तो तुम्हें तो ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग में इशू आया होगा थोड़ा बहुत। तो फिर उसको किस तरीके से कोप अप किया? खुद अपने हाथों से सवालों को सॉल्व करके प्रैक्टिस की, या
मॉक्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे तो जनरली जिस भी कुछ, मॉक्स मैंने सिर्फ बी लॉ का दिया था, बाकी 3 बाकी किसी सब्जेक्ट को कोई मॉक वगैरह नहीं? मॉक देख लिया था, लेकिन वो पास पेपर से कंपाइल करके दिया हुआ था नहीं उन्होंने। एक जैसे वीकली टेस्ट होता है ना कि हर टॉपिक के बाद एक जनरली टेस्ट लिया जा रहा होता है एक हाँ। पर्टिकुलर, वो देते थे या? वो मैं घर पे ही सॉल्व कर लिए, फिर आंसर देख लेता था, अगर कुछ गलती वगैरह है तो सही। अच्छा, मुझसे जब स्टूडेंट पूछता है ना कि सर आपने खुद अपनी सीए की जर्नी में 4 पेपर 3 मतलब 4 पेपर क्लियर किए हैं, और जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता कि 4 पेपर की तरफ जाया जाए, तो मेरा इसके पीछे एक रीज़न या लॉजिक ये कहती है कि यार आपके पास ये जो 4 साढ़े 4 महीने या 5 महीने का टाइम होता है ना, उसमें आप 4 सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ तो सकते हो। लाइक अगर एक सब्जेक्ट की मुझे 125 घंटे की क्लासेस लेनी है, 125 घंटे की सेल्फ स्टडीज लेनी है, तो मैं 4 महीने के अंदर 3 से 4 सब्जेक्ट्स कवर तो कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि यार पेपर से जो 1 महीने पहले वाला टाइम होता है ना, जब अपने पूरे सब्जेक्ट को कंपाइल करना है, रिवाइज करना है, उसकी कवरेज को मेक श्योर करना है, तो 4 सब्जेक्ट्स वो एक पेपर में मैनेज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार मैं अब 1 महीने के टाइम में अपना पूरे चारों कोर्सेज रिवाइज किस तरह करूँ, जो चीज़ें मैंने मेमोराइज करनी है, रिटेन करनी है, जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिस करनी। तो पेपर का जो लास्ट मंथ था उसको किस तरीके से मैनेज किया था? लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ के पहले एक हफ्ते तक एक सब्जेक्ट खत्म किया, फिर दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट किया, या मेरी आदत पर्सनली होती थी कि मैं एक दिन में अगर 3 पेपर दे रहा हूँ, 4 पेपर दे रहा हूँ, तो मैं एक दिन में उन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता था। तुम्हारी क्या प्लानिंग थी उस पेपर के लास्ट मंथ के हवाले से? लास्ट मंथ की मेरी प्लानिंग ये थी, क्योंकि मैंने लॉ रिकॉर्डेड ले लिया था, तो लॉ मैंने तकरीबन मई के एंड में ही ख़त्म कर दिया था। उसको मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया, और जून जुलाई में मैं रोज़ 1-1 घंटा लॉ पढ़ लेता था सुबह सेल्फ सही। स्टडी पे। तो जुलाई के एंड में मेरा लॉ पहले से तैयार था। बाकी बच गए थे 3 FAR 1 टैक्स और कॉस्टिंग, उनको भी मैं एक दफ़ा कर चुका था पास पेपर्स, तो पहली दफ़ा नहीं खोल रहा था अगस्त में। तो जब अगस्त का महीना स्टार्ट हुआ तो उसको मैंने अकॉर्डिंगली FAR 1 सुबह करता था 9 से 12 साढ़े 12 तक, 3 साढ़े 3 घंटे FAR 1, 3 साढ़े 3 घंटे कॉस्टिंग, और टैक्स में क्योंकि थ्योरी भी थी और न्यूमेरिकल्स भी थे, उसको तकरीबन 4 घंटे दे देता था, और सिर्फ आधा पौना घंटा लॉ कर लेता था बीच में। वो भी सही। किसी दिन करता था, किसी दिन नहीं करता था, क्योंकि वो पहले से तैयार था। तो गोइंग फॉरवर्ड तुमने माशाल्लाह से ग्रुप ए के 4 सब्जेक्ट्स एक तो ऑप्ट किए और फिर चारों को क्लियर किया, तो मोस्ट लाइकली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम ग्रुप बी के भी 4 सब्जेक्ट्स ही ऑप्ट करोगे और इंशाल्लाह। अपेयर होंगे 4 सब्जेक्ट्स में। तो इसकी, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रुप ए 4 सब्जेक्ट्स एक साथ निकालना मैं समझता हूँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक अच्छा रिजल्ट है, लेकिन ग्रुप बी इस इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑडिट भी है, MFA भी है, फिर FAR 1 का भी एक नेक्स्ट वर्जन, FAR 2 है, फिर कॉस्टिंग का एक नेक्स्ट वर्जन MF है। यानी ग्रुप बी के सब्जेक्ट कंपैरेटिवली ग्रुप ए से थोड़े डिफिकल्ट है, लेंदी भी है साइज़ में भी और डिफ़िकल्टी लेवल में भी। तो उनके हवाले से क्या कोई प्लान है जहन में कि किस तरीके से लेके चलना है और किस तरीके से ग्रुप बी को भी फर्स्ट अटेम्प्ट इंशाल्लाह क्लियर करना है? स्ट्रेटजी सेम ही है कि वीकली रिवाइज वगैरह करते रहना है, लेकिन ये कि अब मेजर शिफ्ट नहीं है। जो PRC से कैफ में जो था ना हाँ, ग्रुप ए में, वो कि ग्रुप वो ए से MCQ से आप डिस्क्रिप्टिव पेपर आप आए, अब डिस्क्रिप्टिव पेपर के आदी हो चुके हो, अब अपने ग्रुप बी में इसी तरह के पेपर्स देने हैं। तो ग्रुप ए से ग्रुप बी में इतना मेजर शिफ्ट नहीं है, और स्ट्रेटजी वही रहेगी कि कोशिश करूँगा कि कंपनी लॉ को पहले ख़त्म कर लूँ और उसको पहले से ही प्रिपेयर कर लूँ। तुमने जैसे कि बताया कि तुमने ग्रुप ए की 4 सब्जेक्ट्स में से 3 क्लासेस तुम जूम पे लाइव लेते थे और एक तुमने रिकॉर्डेड ऑप्ट किया था, एक बिजनेस लॉ। तो अभी ग्रुप बी में तुम 4 सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेना स्टार्ट करोगे, मेरे ख्याल है रिजल्ट से पहले कुछ तो क्लासेस तुमने कवर कर ली होंगी। तो अभी जो IQ ने स्मार्ट क्लासेस ऑफर की हैं, तुमने वो स्मार्ट क्लासेस वगैरह देखी हैं, उसमें तुम्हारा क्या फीडबैक है कि लाइक जो आपके पास पहले लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आ रही होती थी, वो ऑब्वियसली वो भी हमारी iPad पे ही हुआ करती थी, लेकिन अब जो स्मार्ट क्लासेस में वही सारी चीज़ें एनिमेशन के थ्रू आ रही है या कंसाइज वे में आ रही है, प्रॉपर सीक्वेंस के साथ और प्रॉपर नोटिंग्स के साथ और प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ, इसमें तुम्हारा क्या सिंसियर फीडबैक है कि स्मार्ट क्लासेस में क्या वैल्यू ऐड हुई और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली 100% परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो स्मार्ट क्लासेस के हवाले से तुम्हारा बहुत पॉजिटिव और एक क्रिटिकल फीडबैक कि क्या इसमें बेहतर है और क्या इसमें मज़ीद बेहतर किया जा सकता है? स्मार्ट क्लासेस का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, वो तो है कि टाइम रिड्यूस हो गया। जो जूम पे भी जो 2 घंटे लगते थे वो और कम हो गए। तो ये कि सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो 4 पेपर मैनेज करना भी और ईजी हो गया है। चलो, विश यू गुड लक कुसमा फॉर द ग्रुप बी एंड योर फ्यूचर इंटरव्यूअर्स। इंशाल्लाह तुम्हारी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट हो और फिर तुम जल्दी से एक बिग 4 फॉर्म में जाओ।